हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका भाग 13 है। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमारा प्रोटिस्टा जगत स्टार्ट हो गया है, मतलब हमारा जो मोनेरा जगत है तो वो ख़त्म हो चुका है। हम जगत प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटिस्टा जगत है उसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, वो 5 भाग कौन कौन से हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड, अपंगकवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये 5 भाग हैं जिसमें प्रोटिस्टा को बांटा गया है। तो हमारा क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजलेट्स ये 2 भाग हमने पढ़ लिया था। क्राइसोफाइट्स में ऐसे जीवों को रखा गया है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? पादप। जितने भी पादप होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में ऐसे पादपों को रखा गया है जिनमें फ्लैजला नहीं पाया जाता। ठीक, डायनोफ्लैजलेट्स इस समूह में ऐसे जीवों को रखा गया है या ऐसे पादपों को रखा गया है जो जिनमें कसाब पाए जाते हैं। इनमें 2 कसाब पाए जाते हैं, एक हमारे लंबाई के आकार में पाया जाता है और दूसरा भित्ति खांचों के बीच में। ठीक, क्राइसोफाइट्स का हमारा उदाहरण डायटम्स है। आपको जो कहते हैं प्रोटिस्टा जगत के जो समूह हैं, मतलब जो भाग हैं, उनको उनके 5 भागों के नाम याद होने चाहिए अच्छे से, और उनका एक एक उदाहरण बस यही पूछता है कि मतलब प्रोटिस्टा को कितने भागों, प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में बांटा गया है और उसके एक एक उदाहरण कौन से हैं। तो जैसे हमारे क्राइसोफाइट्स का उदाहरण क्या है? डायटम्स। ठीक है, डायनोफ्लैजलेट का उदाहरण हमारा गोनियोलेक्स है। ठीक, नोक्टिल्यूका है। ठीक, तो हमें मतलब एक एक उदाहरण के बारे में पता होना चाहिए। तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजलेट्स हमारा हो गया था। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड्स में ऐसे जीवों को रखा गया है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात ये पादप हैं, और प्रकाश न मिलने की उपस्थिति में ये परपोषी हो जाते हैं, अर्थात ये जंतु हैं। ठीक, तो यूग्लिनाइड के जीवों में पादप तथा जंतु, ठीक है, यूग्लिनाइड के जो जीव हैं वो पादप भी हैं और जंतु भी हैं। ठीक, और इनमें कसाब पाया जाता है। इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी हो जाता है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने लगता है, दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। इसलिए यूग्लिना को पादप एवं जंतु के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, ठीक, यूग्लिना में 2 कसाब पाए जाते हैं। पहले हम यूग्लिना का चित्र देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम हैडिंग डाल लेते हैं। यूग्लिनॉइड हमने हैडिंग डाली। ठीक है, यूग्लिनॉइड का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, आप अगर इसमें लिखना चाहते थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक, लिख लेते हैं। यूग्लिनॉइड एक कोशिकीय तथा कशाभिकीय जीव हैं। ये स्वच्छ जल तथा दलदली मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने लंबे कसाब की सहायता से जलीय माध्यम में तैरते हैं। ठीक है, इनमें पोषण
पादप तथा जंतु प्रकार का होता है। ठीक, पादप पोषण पादप की तरह, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जंतु की तरह, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी हो जाते हैं, अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? युगलीना है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे जैसे युगलीना जंतु प्रकार का होता है, उदाहरण आपका युगलीना, तो हम हेडिंग डालेंगे युगलीना। ठीक है, प्रोटिस्टा के जितने भी भाग हैं, अगर आपके उनके नाम और उनके उदाहरण, आप बस उनके उदाहरण के बारे में एक एक उदाहरण बस याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो युगलीना, पहले हम युगलीना का फिगर देख लेते हैं। युगलीना में दो फ्लैजला पाया जाता है। ठीक है, एक लॉन्ग फ्लैजला होता है, मतलब एक लंबा फ्लैजला होता है, और एक छोटा शॉर्ट फ्लैजला, एक छोटा फ्लैजला होता है। ठीक है, इसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जिससे, ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका का क्या काम होता है? परासरण नियमन का कार्य होता है। ठीक है, परासरण नियमन, यदि अगर युगलीना के शरीर में पानी अधिक हो गया है तो इसको ये बाहर निकाल देता है, और अगर पानी कम हो गया है तो जितना उसकी ज़रूरत है उसको ये, उतने पानी को ये अंदर प्रवेश करा देता है। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी वजह से यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, युगलीना में ए, बी और जेंथोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी बाहरी लेयर होती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक इसमें आई स्पॉट, दृक बिंदु पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? ये कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो, ठीक है, प्रकाश कहीं से भी आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, ऊपर से आ रहा हो, बगल से आ रहा हो, कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो, तो उसको ये कैच करके लाइट डिटेक्टर के पास भेजता है। ठीक है, लाइट डिटेक्टर का क्या कार्य होता है? ये उस प्रकाश को डिटेक्ट करके, उस प्रकाश का पता करके, कैच करके ये पता करता है कि प्रकाश किधर से आ रहा है, और उसी तरफ युगलीना को गति कराता है। ठीक है, ये दो प्रकाश संवेदी इसके अंग हैं। युगलीना के दो प्रकाश संवेदी अंग कौन है? एक दृक बिंदु है, दूसरा लाइट डिटेक्टर। दृक बिंदु का काम क्या है? आई स्पॉट का काम क्या है? कि जहाँ प्रकाश कहीं से भी आ रहा हो उसको कैच करके लाइट डिटेक्टर के पास भेजना। और लाइट डिटेक्टर का कार्य क्या है? उस प्रकाश का पता करके उसी दिशा में युगलीना को गति कराना। ठीक है, क्योंकि फ्लैजला के माध्यम से गति करता है। ठीक है, तो लाइट डिटेक्टर इसको बताता है कि हमें किस दिशा में गति करना है, किस दिशा में प्रकाश हमें मिल रहा है। ठीक, तो अब हम युगलीना के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। देखिए, यह पादप एवं जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी है। ठीक, यह प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता, ये परपोषी हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें दो फ्लैजला, इसमें दो कशाभिका पाया जाता है। एक बड़ी कशाभिका और एक छोटी।
संकुचनशील रक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जिसका कार्य परासरण नियंत्रण करना होता है। ठीक है, परासरण का मतलब क्या होता है? मैंने बताया आपको कि यदि युगलीना जल का जो लेवल है उसको नियंत्रण करना है। यदि युगलीना में पानी कम है तो उसको जितना पानी कम है उतने ही जल को प्रवेश करा देना। यदि युगलीना में अधिक जल चला गया है तो उसको बाहर कर देना। ठीक है, यही इसका काम होता है, यही परासरण नियंत्रण होता है। ठीक है, जल की जो मात्रा है उसको बराबर रखना। ठीक है, ना ज़्यादा होने देना ना कम होने देना। ठीक है, तो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जिसका कार्य परासरण नियंत्रण करना होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है। ठीक, इसकी बाहरी आवरण को जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, 2 प्रकाश संवेदी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, दृक बिंदु इसका कार्य ये होता है कि प्रकाश कहीं से भी आ रहा हो, उसे इकट्ठा कर लाइट डिटेक्टर के पास भेजना और लाइट डिटेक्टर उस प्रकाश की दिशा को ज्ञात करके उसी दिशा में युगलीना को गति कराता है। ठीक, ये हमारा हो गया युगलीना के बारे में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, युगलीना जंतु और पादप के बीच की कड़ी है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट ए, बी तथा जेंथोफिल। ठीक है, और जब प्रकाश नहीं मिलता इसे तब ये परपोषी हो जाता है, जंतु की तरह अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम अगला पढ़ेंगे, यानी हमारा जो चौथा है
प्रोटिस्टा का जो चौथा भाग है अवपंक कवक, अवपंक कवक। तो इसके मैंने बताया ना कि आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इनके नाम याद करने, उनका एक एक उदाहरण आपको याद रखना है। ठीक है, तो अवपंक कवक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, ज़्यादा इसमें है भी नहीं। ठीक है, तो आप और थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा बस, और इसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अवपंक कवक ये मृतोपजीवी परपोषी हैं। ठीक है, ये साधारण भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, जो नम स्थानों में ये मृतोपजीवी जीव होते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, मृतोपजीवी यानी ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा वो नहीं करते, लिख लेंगे ये मृतोपजीवी परपोषी होते हैं जो नम स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। अवपंक कवक स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण देख लेते हैं। स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं, जैसे मिक्स अमीबा या बहु केंद्रकीय आकोशिकीय के रूप में जैसे मिक्स अमीबा या बहु केंद्रकीय अकोशिकीय के रूप में होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। ठीक है, बस अवपंक कवक के बारे में इतना ही, क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने, जब इसके बस पता है ना मैंने आपको, इनके जितने भी भाग हैं इनके बस आपको नाम और उदाहरण, ये बहुत ज़रूरी है, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो अवपंक कवक हमारा खत्म। पांचवा है हमारा प्रोटोजोआन। ठीक है, पांचवें हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रोटोजोआन्स। ठीक है, प्रोटोजोआन्स को 4 भागों में बांटा गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स लिख लेते हैं। प्रोटोजोआन्स इसे 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा है
अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोआन। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। तीसरा है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। और चौथा है स्पोरोजोआन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोआन्स को 4 भागों में बांटा गया है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआन्स। ठीक, अब हम इनके नाम और इनके एक एक उदाहरण हम याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे, सबसे पहले कि किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबॉइड के बारे में। अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स। अमीबॉइड में जो जीव रखे गए हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। अमीबॉइड में ऐसे परजीवों को अमीबॉइड के जीव परजीवी के रूप में रहते हैं, कुछ परजीवी को छोड़कर। ठीक है, कुछ परजीवी को छोड़कर। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स। ठीक है, तो अमीबॉइड के कुछ जीव परपोषी होते हैं और कुछ जीव परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ अमीबॉइड परजीवी के रूप में मनुष्य में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा ये अमीबॉइड का उदाहरण भी है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये एक अमीबॉइड है और ये किसके ऊपर रहता है परजीवी के रूप में, मनुष्य। ठीक है ना, तो कुछ अमीबॉइड जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के परजीवी के रूप में मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये मनुष्य की आंत में रहता है। और अमीबी पेचिस ये कौन सा रोग बना देता है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, अमीबी पेचिस। ठीक है, अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। ये छोटी आंत को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी खून भी निकलता है। ठीक है, कुछ अमीबॉइड सहभोजी के रूप में मनुष्य में रहते हैं, जैसे एंट अमीबा कोलाई। ये किसके रूप में हो गया, ये परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, एंट अमीबा कोलाई। ठीक है, ये सहभोजी के रूप में। ठीक है, एंट अमीबा कोलाई सहभोजी के रूप में मनुष्य में रहता है। ठीक, और ये कहाँ रहता है, बड़ी आंत में रहता है। ये बड़ी आंत में सहभोजी के रूप में रहता है और ना ही इससे मनुष्य को कोई लाभ होता है और ना ही ये मनुष्य को कोई हानि पहुंचाता है। बस अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए यह मनुष्य पर निर्भर रहता है, मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है। तो ठीक है, तो कुछ अमीबॉइड परजीवी के रूप में मनुष्य में पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, यह मनुष्य की आंत में रहता है, छोटी आंत में रहता है और यह इसकी वजह से अमीबी पेचिस रोग होता है। ठीक, यह छोटी आंत को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी खून भी निकलने लगता है। कुछ अमीबॉइड सहभोजी के रूप में मनुष्य में रहते हैं, जैसे एंट अमीबा कोलाई। ठीक, यह बड़ी आंत में रहता है सहभोजी के रूप में और ना ही ये मनुष्य को कोई लाभ पहुंचाता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ केवल अपनी पोषण के लिए मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है। ठीक है, अमीबॉइड का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है अमीबा। ठीक, अमीबॉइड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमीबा है। ठीक, अमीबा ये स्वच्छ जली। ठीक, अमीबा स्वच्छ जली यानी संसार भर में यानी पूरे संसार में कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल जैसे तालाबों, लिखेंगे
अमीबा, अमीबा तालाबों, झीलों, नालों, आदि में पाए जाते हैं, आदि में पाए जाते हैं। ठीक, इसका भी हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसमें भी यहाँ पर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, क्या है ये? संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका मैंने बताया क्या कार्य होता है? परासरण नियंत्रण का कार्य होता है। यदि जल शरीर में अधिक हो गया है तो उसको बाहर कर देना, और अगर कम है तो जितना जल कम है उसको प्रवेश करा देना, यानी जल की जो मात्रा है उसको नियंत्रण रखना। ठीक है, इसमें कूटपाद पाए जाते हैं जिसका कार्य, ठीक है, अमीबा को गति कराना, और दूसरा भोजन, ठीक है, भोजन के पोषण में। ठीक है, कूटपाद या पादाब भोजन को पकड़ने में। ठीक है, जब ये कूटपाद अमीबा जब किसी भोजन के संपर्क में आता है, जैसे मान लीजिए भोजन के फूड के पार्टिकल हैं, ठीक, तो जब ये किसी भोजन के संपर्क में आता है तो इसके जो कूटपाद है ये बढ़ने लगते हैं, और इस भोजन को क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर इसको अंदर प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, इसको अवशोषित करा देते हैं। ठीक, इसमें खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या होता है? भोजन के पाचन में। खाद्य धानियाँ, फूड वैक्यूल, खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, माइटोकांड्रिया भी इसमें पाया जाता है, माइटोकांड्रिया। ठीक, और ये बाहरी जीवद्रव कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला, इसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य कला। ठीक, बस इतना ही अमीबा में लिखेंगे। स्वच्छ जली अमीबा, अमीबा में आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, इसी के द्वारा अमीबा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। ठीक, अगली लाइन से लिखेंगे। अमीबा में पोषण
अमीबा में पोषण जंतु सम प्रकार का होता है, यानी ये परपोषी होते हैं, जंतु सम प्रकार का होता है। ठीक है, यानी जंतु की तरह ठोस पदार्थों को खाते हैं। इसका मुख्य भोजन यूग्लिना, डायटम्स, पैरामीशियम, सेवॉल, ठीक है, जीवाणु आदि होते हैं। ठीक, होते हैं तथा भोजन का पाचन खाद्य धान्यों में होता है। खाद्य धान्यों में होता है। इसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। ठीक, अमीबा में जनन, इसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा होता है। ठीक, इसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, पहले जो अमीबा होता है ये, इसे विखंडन द्वारा जनन किस प्रकार होता है। मान लीजिए अमीबा है, ये पहले इसका जो केंद्रक है वो 2 भागों में बंट जाता है और उसके बाद ये 2 भागों में बंटने के बाद इसका एक केंद्रक पहले पार्ट में और दूसरा केंद्रक दूसरे पार्ट में चला जाता है और ये 102 हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अमीबॉइड के बारे में। अब हम अगला पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स के बारे में। दूसरा है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स इस वर्ग के जीवों में फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और इसी के माध्यम से ये गति करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ये फ्लैजिला यानी कसाबिका के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, इस वर्ग के जीव परजीवी या स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, या तो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं या तो स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इनमें जो जनन होता है वो विखंडन द्वारा, इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, वो भी किसके द्वारा, विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, इसकी वजह से यह मनुष्य में रहता है। ठीक है, ये मनुष्य में भी रहता है, ये मनुष्य में और सीसी मक्खी, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी की वजह से, ठीक है, मनुष्य में एक रोग हो जाता है जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग
सिकनेस, ठीक है। ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी की वजह से कौन सा रोग होता है मनुष्य में? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है, रोग होता है। इस रोग में मनुष्य सो नहीं पाता, ठीक है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, वो मनुष्य सो नहीं पाता है, ठीक है। इस रोग, यह किसकी वजह से होता है? इस रोग की जो वाहक होती है वो सीसी मक्खी होती है, ठीक है, सीसी मक्खी होती है। इसी के द्वारा ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी मनुष्य तक पहुंचता है, ठीक। तो मक्खी और मनुष्य, ठीक, ये दोनों में ही परजीवी के रूप में रहता है। सीसी मक्खी के द्वारा, मतलब इस रोग की जो वाहक है, मतलब इस रोग की जो संचरण है जो मनुष्य तक इसको पहुंचाती है, तो वो कौन है? सीसी मक्खी है, ठीक। तो लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे। इस वर्ग के जीवों में फ्लैजला पाया जाता है, फ्लैजला पाया जाता है। इसी के माध्यम से ये गति करते हैं। इस वर्ग के जीव या तो परजीवी या स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इनमें जनन, इस वर्ग के जीवों में जनन अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। ठीक, इसका उदाहरण विखंडन द्वारा होता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ये मनुष्य में परजीवी के रूप में रहता है। इसके द्वारा मनुष्य में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है, ठीक है। इस रोग की वाहक सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी मक्खी होती है, जिसके द्वारा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी मनुष्य तक
पहुंचाए जाते हैं, मनुष्य तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है लेसमेनिया। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लिख लेते हैं, लेसमेनिया। इसकी वजह से यकृत का रोग होता है, यकृत का रोग होता है जिसे काला जार बोलते हैं, काला जार। ठीक है, लेसमेनिया द्वारा एक यकृत का रोग होता है जिसे काला जार बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, इसके बारे में इतना है। इसके बारे में आपको बस ये याद रखना है कि इसमें कौन सा जीव आता है। इसका जो उदाहरण है ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी, ये किसमें परजीवी के रूप में रहता है, मनुष्य में। और इसकी वाहक कौन है, सीसी मक्खी। ठीक है, पूछता है ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी मनुष्य में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो सीसी मक्खी के द्वारा। ठीक है, इस रोग की वाहक कौन है, सीसी मक्खी। ये सीसी मक्खी के द्वारा मनुष्य तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला है सिलिएटेड। तीसरा है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है सिलिएटेड, यानी इस वर्ग के जीवों में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। ठीक है, ये सीलिया के माध्यम से गति करते हैं और भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन सीलिया में ही भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आकर चिपक जाते हैं। तो इस वर्ग के जीवों में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स का सबसे जो अच्छा उदाहरण क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पैरामीशियम। ठीक, लिखेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोआन में दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये प्रायः स्थिर जल या मंद गति से बहते हुए जल में पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इस वर्ग के जीवों में सीलिया पाया जाता है। इसी के माध्यम से ये गति करते हैं और भोजन पकड़ने में ये सहायता करते हैं। ठीक है, ये जलीय एवं बहुत सक्रिय परभक्षी हैं। सीलिया की उपस्थिति इनका मुख्य लक्षण है।
सीलिया की उपस्थिति इस वर्ग के जीवों का मुख्य लक्षण है। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने बताया आपको, पैरामीशियम। ठीक है, उदाहरण पैरामीशियम। ठीक, तो इसका हम फिगर बना लेते हैं पैरामीशियम का। ठीक है, इसमें सीलिया पाया जाता है। ठीक, सीलिया, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। अब आपको संकुचनशील रिक्तिका का कार्य पता ही हो गया है। इसमें ठीक है कि इनका कार्य क्या होता है। ये जल की जो मात्रा है उसका नियंत्रण करती हैं। ठीक, खाद्यधानी, ठीक, ओरल ग्राम खाद्यधानी, इसलिए भोजन के संपर्क में ये भोजन का क्या करती है, जो सीलिया के द्वारा जो भोजन ओरल ग्राम, ठीक है, ये ओरल ग्राम यानी मुख गुहा, इंग्लिश में इसको ओरल ग्राम बोलते हैं। मुख गुहा, जब कोई सीलिया भोजन को संपर्क में आता है तो सीलिया क्या करता है, उसको मुख गुहा में की तरफ भेज देता है और मुख गुहा से भोजन प्रवेश करता है और खाद्यधानियों में यह पचता है और उसके बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है, खाद्यधानी है। खाद्यधानी केंद्रक, बड़ा केंद्रक, और ये छोटा केंद्रक, सीलिया, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक, संकुचनशील रिक्तिका, ठीक, पैरामीशियम में इतना ही पाया जाता है। ठीक है, ठीक, सीलिया के द्वारा ये गति करता है और भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। भोजन को ये पकड़कर मुख गुहा की तरफ भेजता है और मुख गुहा से भोजन प्रवेश करता है और खाद्य धानियों में इसका पाचन होता है और उसके बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ठीक, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है, जल का नियंत्रण। ठीक है, जल का नियंत्रण का कार्य करती है। अगर इसमें पैरामीशियम में जल अधिक हो गया है तो उसको बाहर कर देना, कम हो गया है तो जितने इसको जल की आवश्यकता है उतने जल को प्रवेश करा देना। ठीक है, इसमें लिखेंगे पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है, 2 केंद्रक पाया जाता है। एक बड़ा यानी मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा छोटा माइक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक।
छोटा केंद्रक। ठीक, इसमें मुख्य गुहा संरचना पाई जाती है। इसमें एक मुख्य रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे मुख्य गुहा ओरल ग्रैम, मुख्य गुहा कहते हैं। ठीक, जिससे भोजन पदार्थ प्रवेश करते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ प्रवेश करते हैं। ठीक, खाद्य प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये खाद्यधानी बनाते हैं, जिसमें भोजन का पाचन होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है और अपशिष्ट तथा बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका कोशिका में जल की मात्रा को नियंत्रण करती है। ठीक है, सीलिया पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये गति करता है और ये भोजन पकड़ने में सहायता करता है। ठीक, बस पैरामीशियम के बारे में इतना ही। तो पैरामीशियम ऐसा सिलिएटेड प्रोटोजोआन है जो चप्पल के आकार का दिखता है, इसलिए इसे स्लीपर जंतु भी कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक छोटा केंद्रक होता है और एक बड़ा केंद्रक होता है। ठीक, इसमें मुख की समान संरचना पाई जाती है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा से भोजन पैरामीशियम के अंदर प्रवेश करता है और खाद्य धानियों में जाकर भोजन पचता है। ठीक है, साइटोपाइज नामक अंग द्वारा पैरामीशियम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक, इसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो जल की मात्रा को नियंत्रण करते हैं। ठीक, और सीलिया पाई जाती है जो इसको गमन करने में मतलब गति करने में सहायता करते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स जिसका उदाहरण पैरामीशियम था, खत्म हो गया। अब हम अपना चौथा देखेंगे, चौथा नंबर। ठीक है, स्पोरोजोआन्स हमारा जो चौथा नंबर है।
अगली हेडिंग है स्पोरोजोआंस। ठीक है, चौथा है हमारा स्पोरोजोआंस। ठीक है, स्पोरोजोआंस का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक, प्लाज्मोडियम को हम मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाता है। ठीक है, ठीक, मनुष्य में रहता है, मनुष्य में रहकर मनुष्य में परजीवी के रूप में रहता है और मलेरिया रोग फैलाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे मलेरिया रोग तो मादा कहते हैं एनाफ्लीज, मतलब मच्छर के काटने से होता है, और उस मच्छर का क्या नाम है? मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये उसकी वाहक है। ठीक है, ये मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। ठीक, ठीक है, और ये मनुष्य में परजीवी के रूप में रहता है। ये मच्छरों के द्वारा मनुष्य में पहुंचाया जाता है, फिर ये उसमें मनुष्य में परजीवी के रूप में रहकर कौन सा रोग फैलाता है? मलेरिया। इसलिए इसको प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। ठीक, इसके दो पोषक होते हैं, प्राथमिक पोषक। ठीक है, इसको मलेरिया परजीवी होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के लार में पाया जाता है। ठीक है, इसके दो पोषक होते हैं, यानी प्लाज्मोडियम के यानी मलेरिया परजीवी की दो पोषक होते हैं। प्राथमिक पोषक होता है मनुष्य। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में रहकर यह अपना अलैंगिक जनन पूरा करता है। द्वितीयक पोषक होता है, इसका होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, यहाँ पर ये अपना अलैंगिक जनन पूरा करता है। ठीक है, तो ये आपका स्पोरोजोआंस के बारे में था। स्पोरोजोआंस का उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरिया परजीवी कहते हैं। यह मनुष्य में परजीवी के रूप में रहकर मलेरिया नामक रोग फैलाता है। ठीक है, ये इसका जो वाहक है वो कौन है? ये मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के लार में पाया जाता है, जिसके काटने से यह हमारे शरीर में, ठीक है, प्रवेश करता है और हम मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो हम थोड़ा सा स्पोरोजोआंस के बारे में लिख लेंगे। ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनकी रचना बहुत सरल होती है, ये परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इसका उदाहरण मलेरिया परजीवी है। ये अपना जीवन चक्र मनुष्य तथा मच्छर में
पूरा करते हैं। स्पोरोजोआंस के अंतर्गत प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी तथा मोनोसिस्टिस आदि आते हैं। ये अंतःपरजीवी और रोगजनक होते हैं। अंतःपरजीवी और रोगजनक होते हैं। प्लाज्मोडियम यानी हमारा मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम के 2 पोषद होते हैं। ठीक, ये हमारा स्पोरोजोआंस के बारे में बस इतना ही। ठीक है, हमारा स्पोरोजोआंस भी ख़त्म हो गया। आज की वीडियो क्लास से हमारा जो जगत प्रोटिस्टा था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा हमारा आज से फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम कवक के बारे में यानी हमारा जो जगत कवक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।